आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं कैंसर और डाइट प्लान की। क्या खाएं क्या ना खाएं कि कैंसर के मरीज के लिए कौन सी ग़िज़ा सबसे अहम है। मुतवाज़न है वो मरीज़ के लिए अच्छी होती है और ऑर्गेनिक फूड हो। क्या हर मरीज के लिए एक ही डाइट प्लान काफ़ी होता है? हर पेशेंट्स के लिए डाइट प्लान हम मुख्तलिफ बनाते हैं। कैंसर के मरीज की जो कैलोरीज हैं वो कैसे तय की जाती है कि इसको कितनी देनी है? कैंसर के अंदर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तकरीबन मैक्सिमम 3000 कैलोरीज तक कहा जाता है कि खानी चाहिए। अच्छा, क्या इलाज के दौरान भी डाइट जो है वो बदलती है? लेकिन डेयरी प्रोडक्ट्स और मीट ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। पानी की मिकदार जो है वो मरीज को कितनी देनी चाहिए? केमिकल्स हैं जिनको वॉश आउट करता है किडनी के जरिए, तो दिन में 3 लीटर पानी लेना चाहिए। कि कौन सी ग़िज़ा जो है वो ऐसे मरीज के लिए नुकसानदेह है? क्या शुगर भी जो है वो कैंसर को बढ़ाती है? देखिए ये एक मिथ है, प्रूव नहीं है साइंस से कि ऐसा होता है। कि कीमोथेरेपी के मरीज को क्या डाइट रखनी चाहिए, तो रेडियोथेरेपी में क्या होना चाहिए? वो खाना पीना उनके लिए डिफिकल्ट हो रहा है। तो अगर भूख नहीं लग रही तो फिर क्या किया जाए? बच्चे, बूढ़े और औरतों के लिए कोई खास डाइट प्लान है? ऐसी खुराक दी जाए जो जूद हजम हो। शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीजों का डाइट प्लान क्या होना चाहिए? उसके अलावा हमारी तरफ से कोई परहेज नहीं है। अगर जो मरीज बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं तो उनके लिए फौरी तौर पे क्या तदाबीर होनी चाहिए? पैरेंटल न्यूट्रिशन कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैंसर स्पेशल क्लिनिक का पॉडकास्ट। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो कैंसर के इलाज, बचाव और बहाली तीनों में मरकजी हैसियत रखता है। हम बात कर रहे हैं कैंसर और डाइट प्लान की। क्या खाएं क्या ना खाएं, कौन सी डाइट कैंसर के इलाज को मुतासिर कर सकती है और मरीज अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ित को किस तरह बढ़ा सकता है। ये सब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राना अतीक अनवर खान। तो इनसे इन सब चीज़ों के बारे में मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि कैंसर के मरीज के लिए कौन सी ग़िज़ा सबसे अहम है? देखिए हर ग़िज़ा जो मुतवाज़न है वो मरीज़ के लिए अच्छी होती है। सब्ज़ियाँ, फ्रूट और घर में पके हुए खाने, गोश्त, दालें, सब चीज़ें अच्छी हैं। मकसद ये है कि खुराक वो लीजिए जो मुतवाज़न हो और ऑर्गेनिक फूड हो और ऐसा खाना ना हो जो ज़्यादा तला हुआ हो, फास्ट फूड हो। ऐसी खुराक नहीं होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि हर मरीज के लिए एक ही डाइट प्लान काफ़ी होता है? जी नहीं, तकरीबन हर पेशेंट्स के लिए डाइट प्लान हम मुख्तलिफ बनाते हैं क्योंकि हर पेशेंट की बीमारी डिफरेंट होती है। उसके अंदर कुछ ऐसी मेडिसिन यूज़ होती हैं जिसकी वजह से उसको डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। उन साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से हर पेशेंट्स का डाइट प्लान थोड़ा बहुत मुख्तलिफ होता है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि कैंसर के मरीज़ की जो कैलोरीज हैं वो कैसे तय की जाती है कि इसको कितनी देनी है? देखिए कैंसर का पेशेंट जो है वो ऑलरेडी उसका खाना पीना कम हो चुका होता है। पहले ऑलरेडी बीमारी की वजह से वो कम खा पी रहा होता है, उसको भूख नहीं लगती। कैंसर के अंदर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है पेशेंट्स के लिए। फिर उसके बाद जब हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, जैसे कीमोथेरेपी लगती है, कोई भी ट्रीटमेंट होती है, उसके साइड इफ़ेक्ट से भी उसकी जो डाइट है वो डिस्टर्ब हो चुकी होती है। तो हमारा मकसद ये होता है कि हाई कैलोरीज ही जाएँ क्योंकि कैलोरीज पूरी करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है इस पेशेंट्स में। एक नॉर्मल इंसान के लिए तकरीबन मैक्सिमम 3000 कैलोरीज तक कहा जाता है कि खानी चाहिए। लेकिन इन पेशेंट्स के अंदर हमारे लिए इशू ये होता है कि हम इतनी कैलोरीज कैसे दें। तो कम से कम 2000 कैलोरीज जो है, 2000 कैलोरीज जो है इस पेशेंट की डेली जानी चाहिए उसके जिस्म के अंदर, जिसके लिए फिर हमें कुछ ऐसी डाइट्स का डिसीजन लेना पड़ता है जो हाई कैलोरीज हों, ताकि अगर वो थोड़ा बहुत भी खाए तो उसकी कैलोरीज जो है वो पूरी हो जाए। अच्छा, क्या इलाज के दौरान भी डाइट जो है वो बदलती है? बिल्कुल, क्योंकि पेशेंट्स को नोज़िया है, मतली होती है, उल्टियाँ आ जाती हैं, दस्त यानी मोशंस की शिकायत हो जाती है, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें कब्ज़ की शिकायत होती है। इन तमाम सूरत हाल में कुछ ऐसी ग़िज़ा या खुराक या आप डाइट कह सकते हैं कि इन पेशेंट्स के लिए अच्छी नहीं होती है, उसके देने से ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इन पेशेंट्स को इन प्रॉब्लम्स के हिसाब से हम ऐसे कुछ डाइट प्लान तैयार करते हैं कि जो इनकी मतली, उल्टी या मोशन कह सकते हैं कि बढ़ें भी ना और उसकी कैलोरीज भी पूरी होती रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे मरीजों को कौन सी सब्जियां और फल ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए? देखिए तमाम सब्जियां और फल अच्छी हैं क्योंकि बेसिकली सब्जियां और फल हमारे लिए जो आप कह सकते हैं कि मल्टीविटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स है, उसका एक ज़रिए, एक सोर्स है। लेकिन वही बात कि हमने अब देखना है कि कौन सी ऐसी सब्ज़ी है जो इस पेशेंट का पेट ख़राब कर सकती है। वो ऑलरेडी उसका पेट ख़राब है, उसको डायरिया की शिकायत हो रही है, या हम ऐसा फ्रूट दे रहे हैं जिससे उस पेशेंट का जो हाजमा ऑलरेडी डिस्टर्ब है। जैसे लोग सेब का जूस बहुत पिलाना शुरू कर देते हैं और वो बहुत हैवी होता है। होता क्या है कि उसके लेने से या पेशेंट को मोशन लग जाते हैं या उस पेशेंट को ऑलरेडी वॉमिटिंग होती है, तो वो कहता है डॉक्टर साहब मैं जब सेब का जूस लेता हूँ या ऐसा कोई भी हैवी जूस लेता हूँ तो मुझे वॉमिट आ जाती है। तो हमें देखना पड़ता है कि इन पेशेंट्स को कौन सा ऐसा फ्रूट है जो दें, या कौन से ऐसे फ्रूट या सब्जियाँ दें जो वो खा भी सके, हज़म भी कर ले और उससे प्रॉब्लम भी ना बढ़े।
अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने सब्जियों के बारे में बताया, तो क्या दूध, दही और प्रोटीन इनकी भी खास ज़रूरत होती है? देखिए, डेयरी प्रोडक्ट्स और मीट ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में दही बहुत अच्छा है क्योंकि इसके अंदर प्रोबायोटिक्स जर्म्स होते हैं। जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो बेसिकली आपके हाजमे को दुरुस्त करते हैं। आप देखा होगा कि लोगों को दही लेने के लिए कहा जाता है जिनको स्टमक का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ये हाजमा भी ठीक करता है और जो चीज़ आप खा रहे हैं उसको हजम करने में मदद देता है। तो दही हो गया, अंडा हो गया, दूध हो गया, इसलिए आप कह सकते हैं कि एक मुतवाज़न ग़िज़ाओं में आते हैं। मीट जो है वो हमारे जिस्म की प्रोटीन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स है और हमारे मसल्स की जो वेस्टिंग है उसको रोकने के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और कैंसर के पेशेंट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो चूँकि डाइट प्रॉपर नहीं ले पाते तो उनके अंदर मसल वेस्टिंग भी एक बहुत बड़ा इशू होता है कि मसल वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। तो उन्हें प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो प्रोटीन लेनी चाहिए। रेड मीट जो है एज सच इतना अच्छा इसलिए नहीं कहा जाता कि बेसिकली ये नुकसानदेह तो नहीं है लेकिन ये हज़म नहीं होता, पेशेंट के लिए थोड़ा हैवी कंसिडर कह सकते हैं। तो ज़्यादा मिकदार में रेड मीट लेना पेशेंट के लिए डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन हम कहते हैं कि आप अगर लेना चाहते हैं, मिकदार ज़्यादा करना चाहें तो वाइट मीट का मतलब है मछली और मुर्गी। हम उसकी सूरत में भी अगर वाइट मीट लें तो वो कंपैरेटिवली रेड मीट से ज़्यादा बेहतर है और उससे हमारी रिक्वायरमेंट भी पूरी होती रहेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने फल का भी और डेयरी प्रोडक्ट्स का भी बता दिया, तो पानी की मिकदार जो है वो मरीज़ को कितनी लेनी चाहिए? आमतौर पे तो कहते हैं कि ज़्यादा पीना चाहिए, मगर मरीज़ कैंसर का वो कुछ भी नहीं इनटेक कर रहा होता, तो उसको कितनी मिकदार में पानी लेना चाहिए? देखिए, आम इंसान को भी पानी की मिकदार ज़्यादा लेनी चाहिए क्योंकि बेसिकली पानी आपके जिस्म के अंदर से बहुत सारे ऐसे आप कह सकते हैं केमिकल्स हैं जिनको वॉश आउट करता है किडनी के ज़रिए। गुर्दों की सफाई और गुर्दों के निज़ाम को बेहतर चलाने के लिए भी हमें पानी ज़्यादा पीना पड़ता है ताकि बार बार यूरिन पास करने से वॉश होते हैं। और जब पेशेंट कीमोथेरेपी ले रहा होता है तो उसमें कुछ ऐसी ड्रग्स होते हैं जो डायरेक्टली जाकर किडनी को अफेक्ट कर रही होती हैं। अगर पेशेंट पानी की मिकदार कम लेगा तो हो सकता है कि उसकी किडनी फेलियर्स का इशू आ सकता है, आर्जी हो लेकिन प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। पानी की मिकदार जितनी भी ज़्यादा ली जाएगी वो नुकसानदेह नहीं है क्योंकि पानी कभी भी नुकसानदेह नहीं हो सकता। पानी कम से कम एक शख्स को दिन में 3 लीटर पानी लेना चाहिए, आम इंसान को, जो तकरीबन 12 गिलास पानी बनते हैं। लेकिन कैंसर का पेशेंट ऑलरेडी वॉमिट है, मतली है, नहीं ले पा रहा, हम उसे कहते हैं कम से कम 5 से 6 गिलास पानी तुम ज़रूर लो ताकि तुम्हारे जिस्म की कोई रिक्वायरमेंट जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट वो पूरी होती रहे। पानी देखें, आप कह सकते हैं कि जिस्म के अंदर पेशेंट आते हैं वो कहते हैं हमें बहुत गर्मी फील होती है, तो आपको पता है पानी पीने से जिस्म की जो ओवरऑल हीट है उसको भी वो डाउन करता है, कम करता है। जैसे मैंने बताया कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, किडनी पे इफेक्ट्स होते हैं, उसको ठीक करेगा। और इसके अलावा पानी या किसी किस्म का भी लिक्विड ले सकते हैं। अगर पेशेंट पानी नहीं पी सकता तो वो शरबत ले सकता है, जूस ले सकता है, लस्सी ले सकता है, दूध की सूरत में। ये सब लिक्विड्स हैं, इसके अंदर भी पानी होता है। तो पानी या पानी जैसी कोई भी चीज़ हम पेशेंट को एनकरेज करते हैं कि लें, लिक्विड्स डाइट लें ताकि पानी की रिक्वायरमेंट पूरी होती रहे और उसमें कैलोरीज भी पूरी होती रहे। तो आप कह सकते हैं कि पानी की ज़्यादा मिकदार पेशेंट के लिए बेनिफिट साबित होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, इन चीज़ों की तो बात होगी, अब ये बताएं कि कौन सी ग़िज़ा जो है वो ऐसे मरीज़ के लिए नुकसानदेह है? फास्ट फूड, तली हुई चीज़ें, ज़्यादा घी वाली चीज़ें, ये जो पकोड़े, समोसे, ये अच्छी चीज़ नहीं होती। इसके अलावा एनर्जी ड्रिंक्स और कलर्स वाली बोतल क्योंकि इनमें कलर्स यूज़ होते हैं, केमिकल्स यूज़ होते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं हमारे कैंसर पेशेंट के लिए ठीक नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी जो उनको कैंसर हुआ है, कैंसर में भी आपको पता है कि इस तरह की केमिकल्स, कलर्स जो होते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स के अंदर जो केमिकल यूज़ होते हैं, ये चीज़ें जो हैं उनके लिए नुकसानदेह साबित होती हैं या किसी जगह पर कैंसर को बढ़ने में मददगार साबित हो रही होती हैं। तो इन चीज़ों का परहेज़ करना ही हमारे लिए बेहतर है क्योंकि एक तो उनको हज़म नहीं होगी, दूसरा ये चीज़ें जो हैं और भी ख़राब करती हैं हमारे पेशेंट्स को। अच्छा डॉक्टर साहब, शुगर के मरीज़ जो है ना वो इस चीज़ से बड़ा खौफज़दा होते हैं, तो क्या शुगर भी जो है वो कैंसर को बढ़ाती है? देखिए, ये एक मिथ है, ये प्रूव नहीं है कि शुगर जो है वो कैंसर को बढ़ाती है। कहा जाता है जी चूँकि कैंसर के सेल्स को शुगर चाहिए, उनकी खुराक है, तो शुगर कम कर देनी चाहिए, शुगर बंद कर देनी चाहिए, चीनी नहीं लेनी चाहिए। ये गलत कॉन्सेप्ट है, ये प्रूव नहीं है साइंस से कि ऐसा होता है।
ये एक लॉजिक पेश की जाती है। देखें, अगर कैंसर के सेल्स को शुगर चाहिए, उनको खुराक चाहिए, तो इंसान के नॉर्मल सेल्स को भी तो खुराक चाहिए, वो भी तो शुगर ने पूरी करनी है। शुगर बेसिकली आपकी बॉडी में करती क्या है, ये आपके सेल्स के अंदर जो उनको एनर्जी चाहिए होती है, वो प्रोडक्शन में बेनिफिट साबित होती है, उसको हेल्प करती है। अगर आप शुगर कम कर देंगे पेशेंट की, वो शुगर लेना कम कर देगा, तो आप कैंसर के खिलाफ तो उसको लड़ाई में चले कह सकते हैं कि मददगार साबित हो रही है, लेकिन ओवरऑल जो बॉडी वीक हो रही है उसका क्या हल करेंगे। अब जब वो वीक होगा तो वो कीमोथेरेपी नहीं करवा सकेगा, कैंसर की मेडिसिन नहीं ले सकेगा, रेडिएशन लगवा रहा है तो वीकनेस की वजह से रेडिएशन के सेशन पूरे नहीं कर पाएगा। तो आप बेसिकली इलाज जब रोक देंगे तो फिर उस शुगर के रोकने का क्या बेनिफिट हुआ कि जब आपने पेशेंट के जो कैंसर के लिए जो इलाज दे रहे हैं वही नहीं दे पा रहे। तो पूरी बॉडी को शुगर की ज़रूरत होती है। हाँ, ये ठीक है, आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा शुगर, मीठी चीज़ें या चीनी ना लें, बट आपकी डेली जो खुराक है या डेली जो आपकी डाइट है उसके अंदर एक मुनासिब मिकदार में शुगर लेवल होना चाहिए, जो कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, आपकी मसल्स की रिक्वायरमेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत ही अहम बातें की हैं। अब ये थोड़ा सा बताएं कि कीमोथेरेपी के मरीज को क्या डाइट रखनी चाहिए। कीमोथेरेपी में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम पेशेंट फेस करता है कि उस कीमोथेरेपी लगने के तकरीबन 24 घंटे बाद नेक्स्ट डे से पेशेंट को उल्टी मतली की शिकायत हो जाती है। कुछ कीमोथेरेपीज ऐसी हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स में डायरिया यानी कि दस्त या मोशन का लग जाना होता है। इस तरह की सूरत हाल में हमारी कोशिश होती है कि हम पेशेंट को जहाँ मेडिसिन देते हैं उल्टी मतली की या फिर मोशंस की, उनको हटाते, वहाँ पर उनको कुछ डाइट प्लान भी दिया जाता है। वही बात कि लिक्विड ज़्यादा लिया जाए, क्योंकि जब पेशेंट वॉमिट करता है या डायरी की शिकायत होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो बॉडी का लॉस होता है, जो चीज़ें ज़ाया हो रही होती हैं, वो लिक्विड्स यानी कि पानी की मिकदार कम हो जाती है, और पानी की मिकदार कम होने के साथ साथ नमकियात की कमी हो जाती है। इसकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हमें वो तमाम नमकियात लेने पड़ते हैं और वो लिक्विड की सूरत में लिए जाते हैं। तो जब हम डाइट प्लान बनाते हैं पेशेंट को तो उन्हें बता देते हैं कि ऐसी आपने चीज़ कोई नहीं लेनी या ऐसी खुराक कोई नहीं लेनी जिसके खाने से आपकी मतली या वोमिटिंग बढ़ रही है। तो आप खुद देख लें कि आपको ये खुराक तंग कर रही है तो आप उसको छोड़ दें और उसके अल्टरनेट दूसरी जो डाइट है उसको थोड़ा बढ़ा लें, ताकि आपका जो कैलोरीज़ हैं या जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती रहे। जैसे आप कह सकते हैं कि जिन पेशेंट्स को मोशन की शिकायत होती है, वो कहते हैं कि हम कीमो लगवा के जाते हैं तो हमें 2 दिन के बाद दस्त लग जाते हैं, जो 3-4 दिन रहते हैं, तो हम उन्हें फिर बताते हैं कि आपने ये खुराक जो है नहीं लेनी जब आपको दस्त लग जाएगा, और ये खुराक आपने ज़्यादा इस्तेमाल करनी है जब आपको दस्त लगेगा। ये रोकने में बेनिफिट देती है। जैसे आपको देखा होगा चावल, खिचड़ी, ये चीज़ें वो हैं जो ज़ूद हज़म है और इस तरह की सिचुएशन में हज़म भी हो जाती हैं और इन मामलात को सेटल करने में हेल्प आउट भी करती है। अच्छा डॉक्टर साहब, कीमोथेरेपी का तो आपने बता दिया, तो रेडियोथेरेपी में क्या होना चाहिए। रेडियोथेरेपी एज सच जनरलाइज्ड प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती। ये एक लोकल थेरेपी है जिसम के किसी एक हिस्से पर रेडियोथेरेपी हो रही होगी। हो सकता है किसी पेशेंट को मुंह पे लग रही है तो किसी पेशेंट को गर्दन पे लग रही है, किसी पेशेंट की रेडिएशन पेट के निचले हिस्से में लग रही है। तो डिफरेंट जगहों के हिसाब से डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको जब हम गर्दन पे या मुंह पे या फिर सीने पे रेडिएशन लगती है तो उनकी खुराक की नाली में कुछ ज़ख्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो पानी भी पीते हैं तो उनको दर्द होता है। वहाँ पर हमने देखना होता है कि अगर उनकी खुराक कंप्रोमाइज़ हो रही है, वो खाना पीना उनके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है, उनको पेन होता है, वो खाना पीना छोड़ देते हैं, तो हम उनको फिर ऐसी डाइट्स देते हैं जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हाई कैलोरीज डाइट दी जाए। थोड़ा खाया और कैलोरी ज़्यादा चली गई। लिक्विड्स उनको इनकरेज किया जाता है कि चलिए आप कुछ नहीं ले सकते तो मीठा पानी ले लें शरबत की सूरत में, जूसेस ले लें, दूध बना लें, लस्सी ले लें, मिल्क शेक की सूरत में ले लें। ये वो चीज़ें हैं कि जो आप लिक्विड ले भी लेंगे, इतना पेनफुल भी नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर कैलोरीज भी जा रही होगी। और जिन पेशेंट को पेट के निचले हिस्से में रेडिएशन लगती है, उन पेशेंट्स को मेन प्रॉब्लम जो होता है वो वहाँ पर पेशाब में जलन की शिकायत या फिर उनको दस्त लगने की शिकायत हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो पखाने की जगह है वहाँ पर शुआएं लगने से पेशेंट्स को डायरिया हो सकता है। तो वहाँ पर भी फिर हमने देखना होता है कि इन पेशेंट को अगर डायरिया हो रहा है तो उसकी मेडिकेशन भी स्टार्ट कर दें और उनके डायरिया की वजह से जो चीज़ें ज़ाया हो रही हैं उनको पूरा किया जाए। अच्छा, बहुत से पेशेंट्स जो है वो खुराक लेते ही नहीं है। अभी जैसे हमारी बात हो रही थी खुराक के हवाले से, तो अगर भूख नहीं लग रही तो फिर क्या किया जाए। भूख नहीं लगती तो उस सूरत में कुछ मेडिसिन देते हैं जो आप कह सकते हैं कि प्रोकाइनेटिक्स जिन्हें कहते हैं, जो निज़ाम को तेज़ कर देती हैं। जिसमें आमतौर पे आपने सुना होगा मोटिलियम, मेटाक्लोन, इस तरह की मेडिसिन होती हैं जो हम देते हैं, जो वोमिटिंग को रोकती भी हैं और पेशेंट का थोड़ा सा निज़ाम को जो अंदर सिस्टम है उसको फास्ट करती हैं ताकि पेशेंट को लगे। इसके अलावा कुछ एपिटाइज़र्स यूज़ किए जाते हैं
जिनके साथ पेशेंट को भूख लगती है। और अगर हम खुराक में बात करें तो खुराक में सैलड्स और जो फ्रूट्स जो हैं ख़ास तौर पे तुर्श फ्रूट जिसे कहते हैं, वो बेसिकली लेने से पेशेंट की एक तो मतली वगैरह ख़त्म होती हैं और वो एपिटाइज़र के तौर पर यूज़ होते हैं। अगर वो पेशेंट ले रहा होता है तो उसके लेने के बाद पेशेंट को भूख भी लगती है या उसका दिल करता है खाने को, तो फिर वो खाना शुरू कर देता है। तो इस तरह की डाइट्स जो कि एपिटाइज़र के तौर पे काम करती हैं और कुछ मेडिसिन इन कॉम्बिनेशन में दिया जाता है ताकि पेशेंट को भूख लगे और वो फिर कुछ खाना शुरू कर दें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये चीज़ें तो हो गई। अब मेन ये चीज़ है कि बच्चे, बूढ़े और औरतों के लिए कोई ख़ास डाइट प्लान है या कोई भी ग़िज़ा ले सकते हैं? देखिए, डाइट प्लान के लिए मुख्तलिफ तो नहीं होगा, सब लोगों के लिए एक ही डाइट प्लान है, सबको एक जैसी कैलोरीज की ज़रूरत है। लेकिन बच्चों में आपको पता है कि बच्चों के अंदर खाना पीना थोड़ा कम होता है, बच्चे लेते नहीं हैं, ज़िद करते हैं, तो उनमें उनको फिर हम डाइट प्लान में कुछ चीज़ें ऐसी दी जाती हैं, जैसे फ्रूट ज़्यादा कर दिया जाए, जूसेस ज़्यादा कर दिए जाए, तो उसके साथ उनको कुछ बिस्किट्स या इस तरह केक्स वगैरह के लिए हम उनको इनकरेज करते हैं कि इस तरह की चीज़ें दें, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कैलोरी ज़रा ज़्यादा होती है। बूढ़े लोगों में ऑलरेडी आपको पता है कि बूढ़े लोगों के खाने में ऑलरेडी ही डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो चुकी होती है, वो ज़्यादा खा नहीं सकते, वो ज़्यादा खाते हैं तो हज़म नहीं कर पाते, तो इनको फिर हम जो है सप्लीमेंट्स एडवाइस कर देते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं ताकि कैलोरीज पूरी होती रहे, और इनको कुछ ऐसी डाइट प्लान देते हैं जो कि जिसको हज़म करना आसान हो, ऐसी खुराक दी जाए जो जूद हज़म हो। जैसे मैंने आपको पहले बताया, खिचड़ी है, दलिया है, खीर है, इस तरह के कस्टर्ड और हलवा वगैरह ऐसी चीज़ें हम बूढ़े लोगों को एडवाइस करते हैं। वो ये कि उनके खाना भी आसान है, हज़म करना भी आसान है, और उसमें आपको पता है कि उसकी कैलोरीज और डाइट पूरी हो रही होगी। अच्छा, शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीजों का डाइट प्लान क्या होना चाहिए? हमारी तरफ से कोई परहेज़ नहीं है, पेशेंट को वो कुछ भी ले सकता है, लेकिन शुगर और ब्लड प्रेशर का जो एक परहेज़ चल रहा होता है उनके जो शुगर या ब्लड प्रेशर के डॉक्टर ने जो भी उनके लिए परहेज़ एडवाइस किया होता है, उसको चीज़ें रोकी होती हैं। हम पेशेंट को कहते हैं कि सिर्फ उन्हीं चीज़ों का आप परहेज़ करें, उसके अलावा हमारी तरफ से कोई परहेज़ नहीं है, और ना ही हमने इस प्रोग्राम में पहले आपको कोई परहेज़ बताया है, बल्कि हम इनकरेज कर रहे हैं कि ज़्यादा अच्छी खुराक और ज़्यादा मिकदार में ली जाए, क्योंकि इस वक्त हमें एनर्जी की ज़रूरत है, कैलोरीज़ की ज़रूरत है। जितना बॉडी जितनी ज़्यादा ताकतवर होगी, ट्रीटमेंट लेना उतनी आसान होगा। तो ब्लड प्रेशर और शुगर का जो एक फिक्स जो परहेज़ है वो उस पेशेंट ने मेंटेन करना है बस। जो मरीज़ बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं तो उनके लिए फौरी तौर पे क्या तदाबीर होनी चाहिए? जो पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, मसल वेस्टिंग है, एमेसिएटेड यानी कि बिल्कुल ऐसे कमज़ोर, हड्डियाँ निकली हुई हैं, बेड रिडन है, बिस्तर पे रहते हैं, चलना फिरना ख़त्म हो चुका है बीमारी की वजह से या डाइट कम होने की वजह से, वहाँ पर उनको फिर हम पैरेंटल न्यूट्रिशन कहा जाता है। पैरेंटल न्यूट्रिशन कहते हैं कि आप ड्रिप की सूरत में उनकी खुराक पूरी करते हैं। उसमें कुछ ड्रिप्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनका मकसद डिफरेंट किस्म की बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। उसमें प्रोटीन भी पूरी की जा सकती है, फैट्स भी पूरे किए जा सकते हैं, अमाइनो एसिड्स भी पूरे किए जा सकते हैं। वो ड्रिप्स होती हैं, और कुछ उनके लिए स्पेशल ड्रिप्स तैयार की जाती हैं जिनके अंदर ये तमाम कम्बिनेशंस होते हैं, और वो उनको दी जाती हैं ताकि उनकी डाइट प्लान जो है ना वो पूरा हो सके, क्योंकि वो पेशेंट खा पी नहीं सकते। तो यही वजह है जिसकी वजह से वो एमेसिएटेड या बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं। तो उनको फिर आप कह सकते हैं कि ड्रिप्स या फिर वेन के ज़रिए जो है उनको खुराक दी जाती है, उनके लिए कुछ स्पेशल डिश बनाई जाती हैं। और जो पेशेंट थोड़ा बहुत ले सकते हैं और उनका इनटेक बेहतर होता है, उनको फिर सप्लीमेंट्स एडवाइस कर दिए जाते हैं। विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का क्या किरदार है? एंटीऑक्सीडेंट्स हम उन मेडिसिन्स या उन सप्लीमेंट्स को हम कहते हैं, बेसिकली हमारे जिस्म के अंदर ऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। ये वो नुकसानदेह केमिकल्स हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं जो किसी किस्म की बीमारी को पैदा करने में मददगार साबित होते हैं। ज़रूरी नहीं कि ऑक्सीडेंट्स सिर्फ कैंसर को फैलाएंगे, इनसे और बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं। बहुत सारी बीमारियों को पैदा होने में, बढ़ने में मददगार साबित होते हैं। इन ऑक्सीडेंट्स को बॉडी से निकालने के लिए जहाँ पर फिज़िकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज का कहा जाता है, वहाँ पर कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी अवेलेबल हैं जिनके यूज़ करने से वो उन ऑक्सीडेंट्स के ख़िलाफ़ काम करके उनको ख़त्म करते हैं बॉडी में, और इस तरह की बीमारियों को होने से रोकते हैं, और अगर हो जाए तो उनको ख़त्म करने में मददगार साबित होते हैं। वाइटामिन्स और सप्लीमेंट्स जो हैं वो उनका काम वही है जो हम पहले बात कर चुके हैं कि पेशेंट्स की डाइट कम होने की वजह से उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट जो पूरी नहीं हो रही, उसकी रिक्वायरमेंट जो पूरी नहीं हो रही, उसमें क्या है, अमाइनो एसिड्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, इसके अलावा मिनरल्स हैं, नमकियात जिसे हम कहते हैं,
और इसके अलावा वाइटामिन हैं जो डिफरेंट बॉडी की फंक्शन में यूज़ होते हैं। इन सब को पूरा करने के लिए फिर हम वाइटामिन और सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये एक तो पेशेंट की क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ा रही हैं, बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रही हैं और इसके अलावा बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने में भी मददगार साबित होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में ये बता दें कि पेशेंट्स के लिए रोज़मर्रा का कुछ सादा सा आसान सा जो है कोई डाइट प्लान जो इस्तेमाल कर सकें वो। देखिए ये कोई भी ख़ास प्लान नहीं होता। जो घर में पकता है, ताज़ा पक रहा है, घर के अंदर पका हुआ खाना पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। ऑर्गेनिक फूड जिसे हम कहते हैं, घर में पकी हुई चीज़ें, सब्जियां, फ्रूट, ये ऑर्गेनिक फूड है, ये लेना चाहिए पेशेंट को। बाहर की पकी हुई चीज़ें ना खाएं क्योंकि वो हमें नहीं पता कितनी साफ़ सुथरी बनी हुई हैं, वो पेशेंट को ख़राब कर सकती हैं। इसके अलावा कोई ऐसा प्लान नहीं है। हमने पहले बात कर चुके हैं कि पेशेंट के लिए अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन और चिकनाई यानी फ़ैट, तीनों चीज़ें पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये हमें किस तरह मिल सकती हैं? जो हम घर में खाना पक रहे हैं उसके अंदर हम मतवाज़न ग़िज़ा तैयार करवाएँ जिसमें थोड़ा फ़ैट भी हो, प्रोटीन का इस्तेमाल भी हो, गोश्त भी यूज़ हो रहा हो, दालें भी यूज़ हो रही हों, फ्रूट, सब्ज़ियाँ, सैलड ये भी यूज़ हो रहा हो, दूध, दही, मक्खन, अंडा, ये सब चीज़ें जो हैं पेशेंट के लिए अच्छी हैं। यही प्लान है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हर बंदा अपनी मर्ज़ी से, अपने हिसाब से जो चीज़ वो ज़्यादा ले सकता है, जो चीज़ उसको हज़म हो रही है, उसको अपनी खुराक में शामिल करे और इस तरह का सादा प्लान रखे। कोई ख़ास मेडिसन, कोई ख़ास डाइट प्लान, कोई ख़ास किस्म की आप कह सकते हैं कोई डिश तैयार करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये वो होता है कि जी न्यूट्रिशंस के पास जाएंगे, उसे डाइट प्लान बनाएं। इसको ब्रेस्ट कैंसर है तो उसका डाइट प्लान और होगा, इसको प्रोस्टेट कैंसर का डाइट प्लान और होगा। हाँ बिल्कुल, जिगर के मरीजों के लिए थोड़ी बहुत एहतियात होती है, शुगर के पेशेंट के लिए थोड़ी बहुत एहतियात होती है, लेकिन ओवरऑल अगर आप पूछें तो कोई ख़ास प्लान नहीं, सब के लिए एक जैसी खुराक ही अच्छी खुराक होती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। जी तो नाज़रीन, हमने आज बात की कि कैंसर के मरीज़ के लिए ग़िज़ा महज खाना नहीं है बल्कि इलाज का एक अहम हिस्सा है। मज़ीद मालूमात, मशवरे और इलाज के लिए आज ही कैंसर स्पेशल क्लिनिक पे तशरीफ़ लाएँ। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।